हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आए हो, इकोस्प्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल में ये। कहाँ मेडिसिन यूज होती है? इंजेक्शन भी आता है, टैबलेट फॉर्म भी आता है, सपोजिटरी भी आता है। एक एक पॉइंट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में बिल्कुल अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट मेरा प्रॉमिस क्लियर करूंगा। एक एक चीजें आपको क्लियर करूंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत बार मेरे पास इकोस्प्रिन से रिलेटेड जो है ना, बच्चों के मित्र रहते हैं, सर ये तो बुखार को कम करती है, दर्द को कम करती है, ब्लड को पतला थोड़ी करती है। मेरे पास किसी ने कमेंट किया था कि डॉक्टर करके कोई था, वो बोल रहा था अबे इकोस्प्रिन कब से ब्लड को पतला करने लगी। पूरा क्लियर करूंगा, एक एक आपके डाउट क्लियर होंगे। देखिएगा, इट इज अ क्लास ऑफ NSAIDs, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ड्रग होती है। सबसे पहला पॉइंट तो आप याद रखना, कहीं भी आपको कोई पूछा जाए किस क्लास की दवाई है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो इसका होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ये दवाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं पे आप इसका जो है ना मेन मुद्दा यहीं पे रखा हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉक्स इनहिबिटर। कोक्स क्या है भैया? कोक्स जो है, कोक्स एक प्रकार का एंजाइम्स होता है। कोक्स एक प्रकार का एंजाइम से नाम है उसका भैया, साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम। कोक्स का फुल फॉर्म होता है साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम। एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसको इनहिबिट करने का काम करती है हमारी इकोस्प्रिन। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। यह दवाई साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम को सीधे प्रभावित करती है, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम को, ठीक है? देखिएगा नेक्स्ट लाइन, दिस इज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेशन एंड पेन। ये लिखा है यहाँ पे गोल्डन पॉइंट, कि बोल रहा है कि यह एंजाइम जो कॉक्स एंजाइम है, देखिएगा कोक्स एक प्रकार का एंजाइम है जो कि शरीर में दर्द और बुखार और इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होता है। हमारी इन्फ्लामेशन और दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। इसको बंद करना है, इसको बंद कर देंगे ना तो इन्फ्लामेशन होगी ना दर्द होगा, और इसको बंद करने का काम करेगी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की क्लास की बिलोंग करने वाली हमारी इकोस्प्रिन। याद रखिएगा, एस्प्रिन इसके अंदर होगा कंपोजिशन। इसके बारे में डिटेल आगे बात करूंगा। इकोस्प्रिन इज यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन, यानी कि यह इन्फ्लामेशन और दर्द को कम करने वाली दवाई होती है। अब यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखे हुए, फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इकोस्प्रिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाई होती है। इन्फ्लामेशन और दर्द को खत्म करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें एक कॉक्स करके एक एंजाइम होता है शरीर में, साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम करके। ये हमारे दर्द और इन्फ्लामेशन का कारण बनता है। इसको कम करने का, इसको इनहिबिट करने का काम हमारी इकोस्प्रिन करती है। कैसे करती है देखेंगे डिटेल से। एक पॉइंट और यहाँ पे एडिट किया गया है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि इट हैज एंटी प्लेटिलेट एक्शन। इसके पास क्या होता है, इस जो ये हमारी इकोस्प्रिन है, इसमें एंटी प्लेटिलेट, यहाँ पे लिखा है मैंने एंटी प्लेटिलेट एक्शन। कैसे होती है एंटी प्लेटिलेट एक्शन, ये तो हमें समझ में आएगा मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म का मतलब जब मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको समझेंगे आगे, तब मैं आपको बताऊंगा एंटी प्लेटिलेट एक्शन क्या होता है। यह दवाई प्लेटिलेट को क्लोट नहीं बनाने देती, उसको रोकती है। एंटी का मतलब होता है रोकना प्लेटिलेट को, और यही कारण है कि क्लोट नहीं बनेगा, हार्ट अटैक से खतरा नहीं रहेगा और ब्लड पतला रहेगा, ठीक है? क्लोट बनेगा तो गाढ़ा होगा, नहीं क्लोट बनेगा तो नेचुरल रहेगा आपका, ठीक है? इसीलिए बोलते हैं इकोस्प्रिन ऑल्सो यूज एज ब्लड थिनर। ब्लड थिनर यानी कि रक्त को पतला करने के लिए, बिकॉज इट प्रिवेंट अ क्लोट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये कि ये जो प्लेटिलेट की क्लोट फॉर्मेशन को रोकती है, क्लोट फॉर्मेशन को नहीं होने देती। कोस्प्रिन रक्त पतला करने के लिए भी दी जाती है, क्योंकि क्योंकि यह रक्त को थक्का नहीं बनाने देती। इसके पास एंटी प्लेटिलेट एक्शन होती है। इतना भी क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ता हूं। अब देखिए इसके यूजेस, मैकेनिज्म इसके आगे
पहले इसके यूजेस को समझ लो। पहला बोल रहा है भैया यूजेस में, इसको पहला बोला गया है कि भैया प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना, एंजाइना से बचाती है, एंजाइना के खतरे से बचाती है। हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, देखिए छाती का दर्द, परंतु छाती में बहुत कारणों से दर्द होता है। एक तो हृदय से जुड़ा दर्द, गैस घुस गई तो दर्द, इन्फ्लामेशन हो गया तो दर्द, परंतु यहाँ पे बोला गया हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, हृदय से बीमारियों से जुड़े हुए छाती के दर्द को भी ये नियंत्रित करती है। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, यह है दिल के दौरे, हार्ट अटैक से बचाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉट को रोकेगी, ब्लड क्लॉट रुकेगा तो हृदय की जो आपका हार्ट अटैक से प्रिवेंशन रहेगी। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक से भी बचाती है, ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यूज फॉर ब्लड थिनर, रक्त को पतला करने में भी। तो इतने कामों के लिए हम लोग प्लेटलेट को इस्तेमाल करते हैं। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रिवेंशन करती है एंजाइना का, ये बचाती है हार्ट अटैक से, ये बचाती है प्रिवेंशन करती है हार्ट अटैक से, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को कम करती है, ये प्रिवेंशन करती है स्ट्रोक से, ब्लड थिनर की तरह ये काम करती है। तो ओवरऑल इतने हमारे यूज होते। अब देखते हैं इसके मेन, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताओ, मैकेनिज्म ये रहा इसका, है ना। बट मैकेनिज्म से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज और समझ लो कि जो हमारा केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। सबसे पहली बात तो इकोस्प्रिन जो होता है, इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मेशन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसे कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर है। और रूट ऑफ ड्रग की बात करें कि भैया इसको कहाँ दिया जा सकता, आप इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस यानी कि वेन की शिराओं के अंदर इंजेक्शन लगा सकते हो, आईएम कमर के ऊपर इस इंजेक्शन को लगा सकते हो, मसल्स के अंदर, ओरल मुंह के द्वारा दवाई को दे सकते हो। मैंने एक रेक्टल नहीं लिखा, रेक्टल यानी कि रेक्टल पीछे से सपोजिटरी भी लगा सकते हो, इसके सपोजिटरी फॉर्म भी आता है। केमिकल फॉर्मूले की बात करूं तो केमिकल फॉर्मूला इसका होता है C9H8O4। ये ध्यान रखना, आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हो, एज अ डॉक्टर आपको प्रॉपर जानकारी हर चीज के बारे में होनी चाहिए, एक एक मेडिसिन के बारे में। तो केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। इंजेक्शन आईएम लगा सकते हो, आईवी लगा सकते हो, ओरल ड्रग दवाई के रूप में दे सकते हो, सपोजिटरी भी लगा सकते हो। केमिकल फॉर्मूला C9H8O4 होता है, ठीक है। ये देखो सपोजिटरी फॉर्म यहाँ पे दिया गया है 600 mg का, ठीक है। इसको भी यूज करते हैं अलग अलग कंडीशंस में। इकोस्प्रिन का जो है इंजेक्शंस भी आता है, आईएम आईवी यूज के लिए। टेबलेट फॉर्म भी इसका अवेलेबल रहता है, टेबलेट फॉर्म इकोस्प्रिन 75 mg। क्लियर है? आगे देखिएगा। अब आते हैं इसके मेन मैकेनिज्म्स के ऊपर। थोड़ा सा संयम रख के और अच्छे से इस चीज को समझिएगा। आज अगर आपने ये मैकेनिज्म मेरे द्वारा पढ़ लिया, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले बोल रहा है कि इकोस्प्रिन इनहिबिट कॉक्स एंजाइम। सबसे पहला काम है, यहाँ पे जो डायग्राम है ना, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या बना दिया। अब मेरी गारंटी एक एक पॉइंट अगर ना क्लियर कर दो तो बोलना। इकोस्प्रिन इनहिबिट कॉक्स एंजाइम, कॉक्स एंजाइम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइक्लोऑक्सीजिनेज एक प्रकार का एंजाइम है जो कि शरीर में उपस्थित होता है। और ये बढ़ जाता है, कब बढ़ता है? जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन होती है। तो प्लीज इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देखिएगा। ये है फोस्फोलिपिड, यानी कि फोस्फोलिपिड लेयर, यानी कि हमारे सेल्स के कोशिका के ऊपर वाली परत होती है फोस्फोलिपिड। कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हो, फोस्फोलाइपेज एंजाइम की कंडीशन में फोस्फोलिपिड फोस्फोलाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्केनोइड एसिड बना लेता है, ठीक है। अब ये आर्केनोइड एसिड क्या करता है, ये आर्केनोइड एसिड क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है भैया? आर्केनोइड एसिड क्रिया कर रहा है कॉक्स 1, एक मिनट, कॉक्स 1, कॉक्स मतलब साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम, है ना। ये कॉक्स है, COX, कॉक्स यानी कि कॉक्स 1 साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम से। और यहाँ पे होता है साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम 2। दो फॉर्म होते हैं, साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम 1 और 2, यहाँ पे क्रिया करता है। परंतु यदि मरीज को यहाँ पे हमने इकोस्प्रिन दे दी, यानी कि एस्प्रिन की टेबलेट हमने मरीज को अगर दी, एस्प्रिन अगर दी, तो एस्प्रिन क्या करेगा, एस्प्रिन इसको रोक देगा। यहाँ पे कॉक्स एंजाइम नहीं बन पाएगा, यहाँ पे भी कॉक्स एंजाइम नहीं बन पाएगा। कॉक्स एंजाइम नहीं बनेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो यहाँ पे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन 2 भी नहीं बनेगा। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन 2 नहीं बना तो देखिएगा नीचे, थ्रम्बोक्सिन
सिंथेसिस नहीं होगी थ्रम्बोक्सिन प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद, थ्रम्बोक्सिन सिंथेसिस नहीं होगी, थ्रम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, प्लेटिलेट एग्रीगेशन नहीं होगा यहाँ पे, और अगर ये नहीं बना तो प्रोस्टासाइक्लिन नहीं बनेगा जिससे प्लेटिलेट एग्रीगेशन नहीं होगा, और ये जो कोक्स एंजाइम मैंने आपको बताया ना, ये कोक्स एंजाइम नहीं बनेगा, तो ये कोक्स एंजाइम हमें दर्द भी नहीं होगा, इन्फ्लामेशन भी नहीं होगी। क्लियर है? फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि भैया एस्प्रिन कहाँ काम करती है, कोक्स एंजाइम को इनहिबिट नहीं करती, परंतु लो डोज देने पर, अगर इसका हाई डोज दिया जाए, लिखा है एस्प्रिन हाई डोज दिया जाए, तो ये कोक्स एंजाइम को पूरी तरह खत्म कर देती है। अगर लो डोज देने पे थोड़ा कम काम करेगी, हाई डोज देने पर प्रॉपर, पर ऐसा नहीं है कि आप हर मरीज को हाई डोज चढ़ा दो, कुछ कंडीशंस भी होती है, कुछ रूल भी होते हैं जो फॉलो करने के बाद ही डोजेस डिसाइडेड होते हैं। तो क्लियर है कि भाई आर्केनोइड एसिड बनता है, आर्केनोइड एसिड से हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनता है, जो कि थ्रोम्बिन, यहाँ पे मैंने रक्त पतला करने वाली बात कही थी, इस मैकेनिज्म को देख के मैंने बोला था कि रक्त पतला करने का काम करेगी। और ये कोक्स एंजाइम जो कि हमारे जिम्मेदार होता है किस चीज के लिए, हमारे इंफ्लामेशन और दर्द के लिए। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ड्यू टू इनहिबिट दिस एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन डज नॉट फॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेशन एंड पेन, इस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाएगा, और यह प्रोस्टाग्लैंडिन दर्द और इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है? ये हुआ हमारा एस्प्रिन का मैकेनिज्म। अगर आप परफेक्ट डॉक्टर हो तो आपको ये मैकेनिज्म, इतनी चीज आनी चाहिए कि भैया आप कोई दवाई दे रहे हो तो किस बेसिस पे दे रहे हो। क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूं। साइड इफेक्ट हर दवाइयों के होते हैं, इसके भी पढ़ना पड़ेगा। नो देखो, जरूरी नहीं है कि हर मरीज को होगा, पर एज अ डॉक्टर आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। मे बी कुछ को होगा, कुछ को नहीं होता है, ठीक है। नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, उल्टी होना, ऐसी कंडीशन में दवाई को स्टॉप करना होता है। हार्ट बर्न, छाती में जलन रह सकती है। ब्लीडिंग हो सकती है, क्यों? क्योंकि इकोस्प्रिन ब्लड पतला करती है, थ्रोम्बिन की एक्शन को रोकती है, और अगर थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो हो सकता है अगर ज्यादा डोज दे दिया, कोई प्रॉब्लम हुई तो रेक्टल ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। नोज ब्लीडिंग, आईज ब्लीडिंग, ईयर ब्लीडिंग, यानी कि बॉडी में ओपनिंग वाले एरिया से ब्लीडिंग हो सकती है। स्टमक इरिटेट हो सकता है, पेट में इरिटेशन हो सकता है, इंडाइजेशन, पाचन ना हो पाना, इस तरह की समस्याएं कुछ 1% लोगों को कभी कभी देखने को मिलती है। एज अ डॉक्टर अगर आपको होता है, अगर पेशेंट को होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन में हम लोग क्या फिर इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हार्ट बर्न हो रहा है तो हमको पेंटाप्रोजोल यूज करना है, ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कंडीशन देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। नोजिया वोमिटिंग के लिए नोजिया वोमिटिंग की देना है। स्टमक इरिटेट हो रहा है तो उसको डाइजेशन की सिरप देनी है, इंडाइजेशन के लिए डाइजेशन की सिरप देनी है। इस तरह से आपको मेंटेन करना होगा। ये देखते भैया कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके क्या होते हैं। पहला होता है पेप्टिक अल्सर, ठीक है, एक मिनट, पेरेटिक अल्सर, ये पेप्टिक अल्सर है गाइस, है ना, पेप्टिक अल्सर है, थोड़ा सा गलत हुआ। पेप्टिक अल्सर यानी कि पेप्टिक अल्सर पेट में छाले होने पर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर इकोस्प्रिन दोगे तो इकोस्प्रिन क्या करती है, ब्लड को पतला करती है, और कभी ब्लड पतला हुआ, थ्रोम्बिन एक्शन नहीं हुई, तो हो सकता है आपके पेप्टिक अल्सर में से खून निकलने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, इस तरह का खतरा रहता है। तो पेप्टिक अल्सर में इकोस्प्रिन नहीं देना चाहिए। दूसरा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, किसी प्रकार के रक्त से जुड़ी हुई, रक्त प्रवाह से जुड़ी हुई समस्या है तो नहीं देना है। बिफोर 12 ईयर एज, 12 साल से कम के व्यक्ति को नहीं दी जाती, कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लीवर डिसीज में नहीं दी जाती है। प्रेगनेंसी में भी नहीं दी जाती। मैं मना कर रहा हूँ यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए, परंतु मैं आगे कुछ और चीज़ भी बताऊंगा। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वैसे तो ये, नॉर्मली ऐसा नहीं कि आप बुखार आया, कुछ दर्द हो रहा था, आपने कोई स्प्रिन दे दिया प्रेग्नेंट महिला को, नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। चिकन पॉक्स में भी इसको नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता। ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें इन मरीजों को आपको दवाई बिल्कुल भी नहीं देना होगी, इतना आप माइंड में रखिएगा। टेबलेट के डोजेस की बात करते, अब समझिएगा। डोजेस पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंडेड होते हैं, बट फिर भी स्टैंडर्ड डोजेस की बात करूं तो 75 mg OD। अब देखो, आपने पहले पूरी चीजें पढ़ी है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या काम कर सकती है, साइड इफेक्ट हो गया तो क्या हो गया। अगर ये सारी चीजें पता है तो आप डोजेस के बारे में भी समझ सकते हो। 75 mg की टेबलेट दिन में एक ही बार मरीज को प्रिस्क्राइब की जाती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने चीज लिखी, इस लाइन को प्लीज गलत वे में ना लेके अच्छे से समझिएगा। सम टाइम
दिस मेडिसिन इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल फॉर द प्रेगनेंसी लॉस। मैंने पहले कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोला कि प्रेगनेंसी में नहीं देते, बट कुछ गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। क्यों? कभी कभी यह दवाई गर्भवती महिला को गर्भ को बचाने के लिए भी देते। गर्भ बचाने के लिए इक्विस्प्रिन का क्या काम होगा? देखो भैया, माँ के शरीर में बच्चा पलता है। अब हो सकता है उस बच्चे को महिला को किसी प्रकार की क्लोट से रिलेटेड समस्या हो गई है, ब्लीडिंग से रिलेटेड समस्या, तो प्रेगनेंसी लॉस में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इन प्रेगनेंसी दिस मेडिसिन ऑल कैन बी ओनली आफ्टर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, प्रॉपर मैनर एंड कंडीशन। हर एक कंडीशन में गायनेकोलॉजिस्ट के सजेशन से, जो प्रॉपर गायनिक का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके अकॉर्डिंग, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में ये प्रेग्नेंट महिला को कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती है, नहीं देना चाहिए। इतना आप लोग माइंड में रखना है इकोस्प्रिन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इस तरह की अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड डिटेल से अगर सीखना है, बुक हम प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ के रूप में, ठीक है? तो हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मिलेगा, इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पे भी लिंक मिल जाएगी, कमेंट एक बार चेक करो, वहां पे भी ऊपर ही ऊपर लिंक डली हुई है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना और आप ये कोर्स परचेस कर लो। मेडिकल किताब खरीदे, इसमें फ्री में आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। पर कब मिलेगा? जब आप किताब खरीदोगे, बुक परचेस करोगे। 950 प्राइस है, और इसमें आपको ऑल फोटोकॉपी आप निकला सकते हो, फोन में आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को, प्रीमियम वीडियोस आप देख सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, सर्टिफिकेट भी बेसिक नॉलेज का हम प्रोवाइड करते। 1 साल तक नई वीडियो जो भी आएगी हम इस कोर्स में देंगे आपको। पीडीएफ के नोट्स आपको सारे इस बुक में मिलेंगे। 3 बुक हम प्रोवाइड करेंगे हमारी खुद की, जो पीडीएफ फॉर्म में आप निकला सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, अभी एक बार जाके आप चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।